CSI नेट दिसंबर 2017 का बुकलेट बी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 112 और 142। इंटरेस्टिंग है दोनों। क्वेश्चन नंबर 112 सही मायने में दंगल है, जहाँ पर कुश्ती लड़नी पड़ती है। तो 142 क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुश्ती लड़नी पड़ती है, कुश्ती हमें कैसे लड़नी चाहिए। प्लस साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी होते हैं, तो उन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन को कॉमन सेंस के थ्रू भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं। बट याद रखना, कॉमन सेंस के लिए नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो पहले कर लेते हैं हम लोग दंगल। द इनहेरिटेंस ऑफ अ गिवन डिसऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन 3 स्मॉल फैमिली शॉन बिलो। तो इन्होंने फैमिली 1 दे रखी है, फैमिली 2 और फैमिली 3, और हर एक के अंदर इन्होंने कुछ डिसऑर्डर दिखा रखा है। बस ऑब्वियसली जो शेडेड पार्ट है इसका मतलब है ये है बीमार लोग जिनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। बेस्ड ऑन द अबव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, विच वन द फॉलोइंग इनहेरिटेंस पैटर्न बेस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। ओके जी, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दायरा बना लीजिए अपना कि कितना सोचना है। एक्स लिंक्ड की कहानी है, ऑटोजोमल की कहानी है, डोमिनेंट और रिसेसिव की कहानी है। अब देखिए, जब भी हम लोग कभी ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट में कभी भी जनरेशन स्किपिंग नहीं होती। जैसे फैमिली 2 में इस जनरेशन में एक बीमार है और नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमार है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को। लेकिन फैमिली नंबर 1 में पहले जनरेशन में कोई बीमार नहीं है, दूसरी जनरेशन में बीमार है, तो भैया फिर ये ऑटोजोमल तो नहीं है डोमिनेंट। अब आई बात रेसेसिव की। ऑटोजोमल रेसेसिव बचा मेरे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बचा, वो चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक्स लिंक्ड रेसेसिव की। अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है और ये फीमेल है और इसके पास एक्स स्मॉल डी और एक्स स्मॉल डी, देखिए अगर ये रेसेसिव डिसऑर्डर होता और ये एक्स लिंक्ड है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिजीज होनी चाहिए थी। तो उसने एक एक्स तो अपने बेटे को दिया होगा ना डिजीज वाला, और बेटे के पास एक्स एक ही होता है, दूसरा होता है वाई। तो अगर उसके पास डिजीज कॉपी आई थी तो फिर डिजीज दिखनी चाहिए थी, फिर तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी नहीं है। अब बचा ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर ऑटोजोमल रेसेसिव। अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर था तो बताइए साहब, इसकी जो ये मेल था, इस मेल को एक्स कहाँ से मिला? माँ से। तो इसके माँ में एक्स कैपिटल डी रहा होगा एक, और ये अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो एक सिंगल कॉपी में भी एक्सप्रेस करता, तो यहाँ नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। अब बचा क्या? ऑटोजोमल रेसेसिव। ये समझ में आता है। अगर अब मैं बोलूँ कि चलिए हमने कहा कि ऑटोजोमल रेसेसिव ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं है, तो ऑटोजोमल रेसेसिव बचा। इसका मतलब ये होना चाहिए कैपिटल डी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस, तो ये स्मॉल डी जस्टिफाइड है। ये स्मॉल डी हुआ होमोजाइगस हुआ तभी तो बीमारी को दिखाएगा। तो ये पेडिग्री भी सेटिस्फाई है कि जो फादर है हो सकता है वो कैपिटल डी हो। तो जो इसको स्मॉल डी मिले हैं, एक अपनी मदर से मिल गया, एक फादर से मिल गया। और अगर ये स्मॉल डी है तो हो सकता है उसके जो दोनों बच्चे हैं वो हेटेरोजाइगस हो, इसलिए बीमारी ना दिखाई दे रहे हो, यानी कि जो फादर है वो नॉर्मल हो। ये नो डाउट ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है। तो ये तो कर लिया हमने दंगल। इंडिड आई फ्लाई नेट जो है केवल ये सिलेबस को लेकर के नहीं है कि मैटर कितना पढ़ना है, मैटर को यूज़ कैसे करना है, अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना है, कैसे हम लोग सेम इन्फॉर्मेशन को घुमा फिरा के सीख सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जानकारी तो बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को पता है कि क्या क्या दुनिया में है, लेकिन क्या उस जानकारी को वो यूज़ कर सकते हैं? सारी कहानी यही है। इस एग्ज़ाम के अंदर ये सबसे बड़ा पहलू है कि क्या अपनी नॉलेज को आप यूज़ कर पाओगे। इसलिए आई फ्लाई बड़ा शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीका है। अब आती है बात कंट्रोवर्सी की। डायग्नोस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस एक आरएनए वायरस है जो हमें फ्लू कॉज करता है, और इसके डायग्नोस के लिए जो टेक्निक दी गई है वो है वेस्टर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, एलाइजा, आरटीपीसीआर, पीसीआर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो है आरटीपीसीआर, जो सबसे फेवरेट मेथड है। इसके अलावा हम लोग एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंजा के एंटीजन को हम तलाश सकते हैं एलाइजा का इस्तेमाल करके। हम नॉर्मल पीसीआर भी कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक में इस्तेमाल नहीं होती। क्या तुम्हें पता है किसी भी एक बीमारी का नाम जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा चीज़ें डायग्नोस होती हों? ये है इसकी कंट्रोवर्सी। तब जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में डी ऑप्शन एक्चुअली में गलत है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वजह से। सी होना चाहिए। तो मेरे पास जो सी के साथ हैं, सी का बी के साथ कॉम्बिनेशन है। नॉर्थ ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट यहाँ नहीं होता, ब्लॉटिंग यहाँ नहीं करते। ब्लॉटिंग वाली कहानी जो हमें देखने को मिलेगी अगर, तो वो मिलती है HIV में। तो मुझे बी का ऑप्शन है, सी का ऑप्शन है या तो बी के साथ में या सी का डी के साथ में। तो बी वाली कहानी तो है नहीं, डी वाली कहानी पीसीआर चल जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दे रखी है तो ये ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है। कोई चाहे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकता है। ये है इसकी कंट्रोवर्सी।
CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी सेक्शन सी के इस बार क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 72 और 75। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो एंजाइम्स और कोफैक्टर्स को लेकर के इस एग्ज़ाम में अच्छा कवर किया गया है, और वो भी ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो नंबर स्कोरिंग थे। मतलब हम लोग आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते थे अगर हमने एंजाइम्स और कोफैक्टर्स की बात कर रखी है। इनिट हम लोग आई फ्लाई में एक चैप्टर बनाते हैं एंजाइम्स के नाम से, और उस एंजाइम के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की बात प्लस साथ में जो कोफैक्टर्स की कहानी और एंजाइम्स की कहानी, हम लोग लिमिटेड पन्नों में केवल उतनी इन्फॉर्मेशन करते हैं जो एग्जाम में आती है। और इंडिड जो भी सब कैटेगरीज हम लोगों ने इस्तेमाल की थी एंजाइम को पढ़ाने के लिए, वो सभी कैटेगरीज यहाँ कवर होती मिली हम लोगों को। पहला क्वेश्चन जो है 72, ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें क्या करना है, पिक द कॉम्बिनेशन विथ ऑल इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट पकड़ने हैं इसके अंदर सारे। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है एंजाइम एनहांस रिएक्शन रेट्स बाय फैक्टर ऑफ 2 to 10। देखो ये पहला ही कहानी गलत है। एंजाइम कोई टुच्चे मुच्चे कैटलिस्ट थोड़ी होते हैं यार। एंजाइम बहुत तेज से कैटलिस्ट करते हैं रिएक्शन को, यानी कि ये एक अनकैटलाइज टू कैटलाइज रिएक्शन में 10 की पावर 11 तक का फ़र्क कर सकते हैं। ये 10 की पावर्स में डील करते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। नॉर्मल से नॉर्मल एंजाइम भी 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 तक गुना बढ़ा देता है रिएक्शन को। मतलब एक रिएक्शन जब बिना एंजाइम के 1 सेकेंड में होती, तो एंजाइम की हेल्प से वो रिएक्शन 1 सेकेंड के लाखवें या करोड़वें भाग में हो सकती है। रिएक्शन इतनी फास्ट होती है एंजाइम की प्रेजेंस में। तो जो इनका रिएक्शन का रेट फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये पॉइंट नंबर 1 गलत है। जब भी हम एंजाइम को पढ़ाते हैं तो हम लोग 3 ही बात पे एम्फेसिस करते हैं। पहली बात है एक्टिवेशन एनर्जी लोअर की जाती है, ट्रांजिशन स्टेट को एंजाइम पहचानते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करते, इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। और लास्ट बात हम लोग करते हैं कि सबस्ट्रेट की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी बढ़ती है एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद जाकर के वो सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन इनिशियल में प्री स्टेडी स्टेट हमेशा सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होती है। और इंडेड इन्हीं बातों के ऊपर यहाँ बात की गई है। आप लोगों को याद होगा जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है एंजाइम का, मैंने वहाँ भी बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं, वो बात भी यहाँ पर आई है। तो बी कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज लोवर्ड बाय एंजाइम, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है और जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसमें फ़र्क है एक्टिवेशन एनर्जी का, जैसे हम लोग डेल्टा जी डबल टेकर के नाम से जानते हैं। तो जब एंजाइम आते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। तीसरा है इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, ये सब एक्चुअली ये सब होता है। कभी कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं होता एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। एंजाइम और इनहिबिटर में भी कोवलेंट नहीं होता अगर वो रिवर्सिबल है तो। अगर वो इरिवर्सिबल है तो चांस है कि वहाँ कोवलेंट इंटरेक्शन हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ इनहिबिटर की। सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में हमेशा नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, जिसमें आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, वेंडरवाल इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड, नहीं जी। देखिए अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ बनाऊं तो शुरुआत में रिएक्शन धीमी होती है, सबस्ट्रेट बढ़ते बढ़ते रिएक्शन बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है फिर उसके बाद सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो है ना, बढ़ती हुई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ ही मेरे वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो बड़ा वैसे जो मेरा डी ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो मेरे पास ए और डी गलत हैं और सीधा हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए और डी का। क्वेश्चन नंबर 75। अब ये क्वेश्चन देख करके ऐसा लगता है पहली नज़र में कि भाई बहुत रटाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। सबको याद होगा कि एंजाइम्स को फैक्टर्स की कहानी आती है, इसी एंजाइम के अंदर टेबल भी आता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग हर चीज़ में एक एंगल दिखाते हैं ताकि नाम ना रहे। इंडीड अगर मैं कहूँ इसमें से किसको आप पहचानते हो, तो कितने लोग ऐसे हैं जो छूटते ही मुझे बोलेंगे कि हम इसे पहचानते हैं, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। बट रियलिटी यह है कि सबसे ज़्यादा तुम इसी को जानते हो। यह है आपका FAD, याद है? FAD H2 बन करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता था, और ये किसी एक जगह से हाइड्रोजन आयंस लेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। असल में इलेक्ट्रॉन कैरियर है लेकिन एक्चुअली में हाइड्रोजन ले जा रहा है। तो बी जो है एल्डिहाइड ग्रुप नहीं कैरी करता, अमीनो कैरेट नहीं करता, हाइड्रोजन एटम्स कैरी करता है, ये एसाइल ग्रुप ये नहीं करता। तो अगर मैं केवल इतनी बात भी कहूँ कि बी का थर्ड, तो जरा देखना बी का थर्ड कितने ऑप्शनों में, एक ही ऑप्शन में। और बाकी बातें तो देखो जिन्होंने एंजाइम पढ़ रखा है आई फ्लाई के साथ उन अच्छी तरीके से याद है कि को एंजाइम ए
असाइल ग्रुप कैरी करता है, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में, असाइल कोएंजाइम है लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो पैराडॉक्सल फॉस्फेट जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PLPB कहते हैं, PLP कैरी करता है हमारे अमीनो ग्रुप्स को। ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की रिएक्शंस होती हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है। और थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP, ये तो पायरुवेट डी हाइड्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों ने देखा हुआ है और सबको याद है कि इसका काम है एक एल्डिहाइड ग्रुप को कैरी करना। तो जो आंसर है इसका बेस्ट वो है 1, और ये दिखने में डिफ़िकल्ट है बट ये काफ़ी आसान था iFly के साथ। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट B सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 77 एंड 81। ये क्वेश्चन इंट्रासेलुलर पाथवेज जिसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स वगैरह आते हैं, और DNA रेप्लिकेशन की खास तौर से स्टार्टिंग की बात और उसकी रिक्वायरमेंट उनको लेकर के हैं। देखिए, जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और क्यों हैं वो सॉल्यूशंस? क्वेश्चन नंबर 77, गिवन बिलो आर ऑर्गेनल्स। इन्होंने यहाँ मुझे ऑर्गेनल दे रखे हैं कॉलम A में, और कॉलम B में दिया हुआ इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़। तो लाइसोसोम्स को देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। लाइसोसोम्स सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटॉन पंप लगे होते हैं, बाहर से आने वाले और अंदर के जो वेस्टेज है उसको डिग्रेड करने के लिए यहाँ एंजाइम्स हैं, हाइड्रोटिक एंजाइम्स जो एसिडिक pH में काम करते हैं। और जितने भी प्रोटीन्स लाइसोसोम्स के लिए टारगेटेड होते हैं, जो उनकी सिंथेसिस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है सभी एंजाइम्स की, और ये प्रोटीन सेलेक्टिवली लाइसोसोम तक पहुंच जाएं इसके लिए इनके सरफेस पर मैनो 6 फॉस्फेट लगाए जाते हैं। तो इंडीड अगर हम लोग इस बात को ध्यान रखें तो मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर मुझे मिलने चाहिए लाइसोसोम्स के अंदर, ताकि वो पहचान सकें कि ये एंजाइम्स हमारे लिए बनाए गए हैं। जब हम ये डायग्राम देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स पैक होकर के वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू ये गोल्जी तक जाती हैं। गोल्जी का जो फेस ER की तरफ है इसे हम लोग सिस फेस कहते हैं। ट्रांस फेस है इसके अपोजिट वाला पार्ट जहाँ से वेसिकल पैक होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती हैं सीक्रेट होने के लिए। इंडीड अगर मैं यहाँ पे COP1 और COP2 की बात करूँ तो जिन वेसिकल्स को सिस फेस से वापस ER के लिए जाना है, जिन्हें बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोर्ट, गोल्जी टू ER उल्टा ट्रांसपोर्ट, तो आमतौर पे वो COP1 नाम के प्रोटीन के द्वारा कोटेड होती हैं। और जिन वेसिकल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी की तरफ आना है, जिसे हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट बोलते हैं या एंटीरोग्रेड बोलते हैं, यहाँ COP2 वेसिकल्स कोटेड हैं। सेल के सरफेस से जब भी कोई वेसिकल अंदर आएगी तो उसको लाने के लिए क्लैथरिन की कोट्स अवेलेबल हैं। जो बीच का पार्ट है पूरा गोल्जी का, ये वो पार्ट है जहाँ पर जितने भी प्रोटीन ER से बनाए गए हैं उन सब प्रोटीन को ला के रखा गया है और इन प्रोटीन को छाटा जाता है कि कहाँ कहाँ इन प्रोटीन को जाना है। इसलिए गोल्जी बॉडी को हम लोग कई बार पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इन सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड अगर मैं कहूँ तो लाइसोसोम्स के लिए हमारे पास जो कंफर्टेबल आंसर है वो है मैनो 6 फॉस्फेट के रिसेप्टर्स। सिस गोल्जी के लिए हमारे पास है COP1 वेसिकल्स। ट्रांस गोल्जी के लिए जो कि मेम्ब्रेन की तरफ था पार्ट, यहाँ है हमारे पास वो प्रोटीन इकट्ठे जिनको अलग अलग जाना है। COP2 वेसिकल्स ये मुझे मिलेंगी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ आने वाली वेसिकल्स हैं उनके लिए, और एंडोसाइटिक वेसिकल्स के ऊपर मुझे मिलेगा क्लैथरिन कोट। तो अगर मैं केवल फिलहाल लाइसोसोम्स और एंडोसाइटिक वेसिकल के ऊपर ही सॉल्व करना चाहूँ, A के लिए मेरे पास है 4 और A के लिए 4 मेरे पास यहाँ अवेलेबल है और यहाँ अवेलेबल है। E के लिए मेरे पास है सेकंड। इन दोनों में सब देखो, E के लिए सेकंड है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन यहाँ थर्ड है। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है और उसके बाकी ऑप्शंस भी अकॉर्डिंगली मैच कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग एग्ज़ाम कर चुके होते हैं तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जो मेरा किया हुआ क्वेश्चन है वो सही हो जाए। नो डाउट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एग्ज़ाम देने गए थे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होंगे तभी हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर चेक करते हुए मुझे मालूम पड़े कि मेरा क्वेश्चन जो है गलत है तो फिर मुझे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे अपनी गलती को सुधारना चाहिए और मुझे लर्न करना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती की है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम आए तो मैं फिर दोबारा मात न खा जाऊँ। इन वीडियोस का भी पर्पस ये है कि मैं आपको एक ग्लिम्स दे सकूं कि iFly में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ताकि हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 81 ये मेरा DNA रेप्लिकेशन को लेकर के है। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इट इज़ क्रिटिकल दैट रेप्लिकेशन इनिशिएशन, DNA के रेप्लिकेशन इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, बी टाइटली कंट्रोल्ड। आपको याद होगा कि यूकैरियोट्स के अंदर ये होता है कि एक सेल डिवीजन में एक ही बार DNA रेप्लिकेशन होता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम एक्सेप्शन है इस बात का। टू एंश्योर दैट क्रोमोसोम नंबर एंड सेल नंबर रिमेन्स अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड। अब यहाँ पे इन्होंने E. coli के लिए और
कुछ रेगुलेशन दे रखा है रेप्लिकेशन का। सबसे पहला है हेमी मिथाइलेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ ओरिसी बाय अ प्रोटीन कॉल्ड सीक्वे। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो नया नया डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्टैंड पर मिथाइलेशन है जो ओल्ड स्टैंड है, नए स्टैंड पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में मिथाइलेशन नहीं होता। तो उस टाइम ये सीक्वे नाम का प्रोटीन आकर के यहाँ बाइंड करता है और ये इंश्योर करता है सीक्वे प्रोटीन कि यहाँ रेप्लिकेशन शुरू ना हो सके। तो हेमी मिथाइलेशन और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ ओरिसी को छुपा लिया उसने बाय अ प्रोटीन कॉल्ड सीक्वे प्रोटीन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक एसेंशियल इवेंट है इकोलाई के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ डना ए प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए रेप्लिकेशन में आपको याद होगा जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ पर 9 और 13 नाम की सीक्वेंसेस होती हैं और डीएनए का लूप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक डीएनए लूप नहीं करेगा स्ट्रेस पता नहीं होगा, दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे नहीं, हेलिकेज नहीं आ पाएगा। और ये शुरुआत में जो लूपिंग कराना है इसके लिए डना ए रिस्पॉन्सिबल है, ये पहचानता है आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। नो डाउट अगर डना ए नहीं है तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स जो आते हैं जैसे डना सी इन्वॉल्व है इसके अंदर, या फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा थर्ड, या फिर प्राइमेज आएंगे, या फिर हेलिकेज आएंगे, ये सब नहीं पहचान पाते कि कहाँ से रेप्लिकेशन शुरू करना है। डना ए है जो पहचानता है। बी भी ठीक है। रेशियो ऑफ एडीपी टू एटीपी इज इंपॉर्टेंट एज हाई लेवल ऑफ एडीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए रेप्लिकेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट एनर्जी देने के लिए जो यहाँ रेप्लिकेशन में सबस्ट्रेट्स आ रहे हैं एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये खुद ट्राइफॉस्फेट्स हैं और ये जुड़ करके ही अपने 2 फॉस्फेट्स को निकालते हैं और उसी से एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअली में डीएनए का रेप्लिकेशन एडीपी एटीपी को सेंस नहीं करता। एडीपी एटीपी को सेंस करने के लिए हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, नॉट द डीएनए रेप्लिकेशन। रिक्रूटमेंट ऑफ हडा प्रोटीन बाय स्लाइडिंग क्लैंप इनहिबिट एटीपी हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए जब हमारा स्लाइडिंग क्लैंप मतलब बीटा डाइमर आके लोड होता है तो नो डाउट उसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। गामा कॉम्प्लेक्स उसको लोड करेगा एटीपी खर्च करते हुए, और ये बोल रहे हैं कि जो हडा प्रोटीन है ये इनहिबिट करता है। हडा प्रोटीन इनहिबिट नहीं करता। हडा प्रोटीन जो है ये एक कुछ हिस्टोन से मिलता जुलता प्रोटीन है, इसके रोल ढंग से नहीं पता, लेकिन ये रेप्लिकेशन को शुरुआत करवाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो इसमें डी और सी गलत दे रखे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये गलत हो गए। ये एक और एग्जाम्पल था इस बात का कि आई फ्लाई में हम लोग कैसे प्रिसाइज टू द पॉइंट बातें कर सकते हैं। और इन क्लासेस को ज्वाइन करना काफ़ी आसान है, जस्ट आपके पास स्काइप का अकाउंट होना चाहिए। स्काइप अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत अफोर्डेबल और बहुत फास्ट कम टाइम में तैयारी के लिए आई फ्लाई एक अच्छा ऑप्शन है। जस्ट आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है व्हाट्सएप के ऊपर। आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं हमेशा। आप जो भी अपनी क्वेरी करना चाहें saplingeduTech@gmail.com पर कर सकते हैं और 9013902981 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और याद रखिए कि हम लोगों का काम है आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाना। जो तैयारी आप खुद करना चाहते हैं आप खुद भी कर सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग उसे थोड़ा फास्ट करा सकते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है और टॉपिक्स की कैसे करना चाहिए टॉपिक्स को, तो आपकी स्पीड हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, जस्ट लाइक एंजाइम, कई गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे हों तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू।